अच्छा भाई एंड से करना स्टार्ट कर देते हैं एमसीक्यूज। भाई आपको याद है जी, बात सुनना भाई, गुड्डू बात सुनना। IS 36 में मोटी मोटी बातें बता दें। वो कैरिंग अमाउंट निकालनी होती है, उससे उसका कंपैरिजन रिकवरेबल अमाउंट से करना। रिकवरेबल अमाउंट में दो चीजें हैं, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। इन दोनों में से हायर ले लेना आप। ओके मेरे भाई जी। और मेरे भाई अगली बात, अगर तो कैरिंग अमाउंट कम है और रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है तो नॉर्मली हम कहते हैं नो इंपेयरमेंट। वैसे रिवैल्यूएशन मॉडल भी तो है ना भाई। अच्छा, रिवैल्यूएशन मॉडल में तो आपको पता है ना सरप्लस पड़ा है, वो इस तरह की बातें होती हैं। याद है आपको, हमने एग्जांपल्स की थी 2-3, वो आखिरी क्वेश्चन नंबर 5-6 याद है आपको, किताब की एग्जांपल्स भी थी 2। अच्छा जी, क्वेश्चन बैंक की भी 2 की थी। अच्छा, नॉर्मली हम कहते हैं जी कि नथिंग टू डू, सही है। कॉस्ट मॉडल में हम क्या कहते हैं बच्चों, अगर आपकी कैरिंग अमाउंट जी बोले कम है और रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, हम कहते हैं कुछ नहीं करना। फिर भाई बात समझ आई है। अच्छा जी अगली बात जी, शाबाश इधर आए भाई, बहुत तवज्जो से बातें सुननी है। कहता व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द प्लांट इन द अबव केस। ये रिसेंट अटेम्प्ट्स में सवाल आए हुए हैं इस तरह के जी। इसके बाद भी कोई आया वैसे आपकी नई किताब में है कोई? 2 आए हुए मेरे पास नहीं है। अच्छा अच्छा, इधर से दिखा दे, मैं इधर से पढ़ के बता देता हूं। आपके पास किताब है ना? किताब है ना? मैंने वो असल में पिछली वाली खोली हुई है। क्वेश्चन नंबर 44 पहले पढ़ लें। आपके पास बुक है भाई? नई वाली। कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद IS 36। इफ इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स आर प्रेजेंट, एंटिटी शैल एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट। यार ये बात 100% सही है। बिला वजह भाई सुने, बात सुने, आपने बहुत तवज्जो से बात सुनी। आपने रिकवरेबल अमाउंट फाइंड कब करनी है बताएं? व्हेन देयर आर इंडिकेशंस ऑफ इंपेयरमेंट। कहता जी दूसरा, व्हाइल कंप्यूटिंग इंपेयरमेंट लॉस, एसेट्स कैरिंग वैल्यू इज कंपेयर्ड विद द लोअर ऑफ फेयर वैल्यू। गलत है बच्चों, विद द हायर वैल्यू इन यूज कैन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। बता कुछ बातें याद आ रही हैं? ये गलत है। इफ द रिकवरेबल अमाउंट कम है कैरिंग अमाउंट से, इंपेयरमेंट लॉस इज ऑलवेज चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। बच्चों ये बात देखो, हम दुआ देते रहे वो दगा पढ़ते रहे, पहले भी आपको सुनाया है। एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। मेरे भाई ये ऑलवेज का लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट था इधर, ऑलवेज का लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट था, ऑलवेज का लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे भाई देखो, ऑलवेज का मतलब समझने की कोशिश करो, हमेशा मस्ट। मेरे भाई ये देखो, हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है, क्या है बच्चों? और मेरे भाई आगे है जी रिवैल्यूएशन मॉडल, क्या है बच्चों? तो यार और सरप्लस पड़ा हुआ है, तो जो इंपेयर, यार ये तो हमने इतनी दफा बातें की हैं। और अगर सरप्लस पड़ा तो पहले सरप्लस को एडजस्ट नहीं करेंगे। ये आपको कई एग्जांपल इस तरह की हमने की हुई है, आप देख लेना जाके एग्जांपल देख दफा तसल्ली से। भाई ऑलवेज के लफ्ज को हाईलाइट कर लो जी, गलत है ये। मैंने भी अभी आपके साथ पढ़ा, मैंने भी इससे पहले एमसीक्यूज नहीं पढ़ा था, आंखें खोल के पढ़ना होता है ना जी। डेल्टा कहता एन जी, वो प्यार वाली बातें भी करते हैं जी, करेंगे इंशाल्लाह। इधर आए। ये एन इंपेयरमेंट लॉस ओनली अराइजेस, ओनली बच्चों, इफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल as well as fair value in as well as value in use are lower than। कहता है इंपेयरमेंट लॉस आता ही तब है, बोलो शाबाश, जब, यानी सादा बात अगर करूं, दोनों की बात उसने की, अगर रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है बच्चों? कम। ये बात सही है। मुझे एक बात बताएं, चार्ली में मैं बार बार कह रहा हूं, देखो बड़े ध्यान से सवाल पढ़ना है। चार्ली क्यों गलत किया हमने? ऑलवेज नहीं होता भाई, ये तो कॉस्ट मॉडल का जवाब है। ये रिवैल्यूएशन मॉडल में तो ऐसा नहीं होता। लिखो आगे, चार्ली के आगे लिखो, देखो कितनी अहम बातें हैं, कितनी बच्चा पेपर में तोड़ करके जवाब दे, तो सर है ही ये, सर है ही ये, सवाल ही पैदा। उसे कहते ओए चन्न, ये लफ्ज तो पढ़ लो ऑलवेज।
लिखो लिखो भाई लिखो, ये तो कॉस्ट मॉडल में ऐसा होता है भाई, लिख ले लिख ले लिख ले लिख ले, लिखो ये तो कॉस्ट मॉडल में ऐसा होता है, रिवैल्यूएशन मॉडल में तो भाई किताब नहीं है, भाई किताब नहीं है आपके पास, बस भाई साथ वाले भी किताब, अदन आपके पास किताब को सर मैं खुद आ गई, ही बहुत बड़ी बात है। अदन उठो इधर से, उठो इधर से, उठो भाई इधर से यार, हमदा इसको साथ बिठाओ भाई अदन को, ये पहले 5 बैठे हैं, उधर ना देखो इधर जी। भाई आपके पास सेंड वाले भाई किताब है भाई, आगे आगे आ जाओ, आगे आओ, इन कम्मों के साथ बैठ जाओ आके। जी कुछ जगह बना लेंगे, हालात इतने भी खराब हों इंशाल्लाह इस तरह। अच्छा भाई किताब है आप सबके पास? अच्छा भैया इसके जवाब समझ आए, ए और डेल्टा मेरा ख्याल है। अगला क्वेश्चन पढ़ लें भाई, अगला कहता विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिपोर्टेड एज इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस जो प्रॉफिट और लॉस में जाना वो पूछ रहे। कहता जी ऑन 31 दिसंबर मेरा ख्याल है 23 पे पूछ रहा है जी, है? क्या क्या यार वो यही लिखवाया ना, ये तो कॉस्ट मॉडल में ऐसा होता है, रिवैल्यूएशन मॉडल में जल्दी से लिखो ना, अगर सरप्लस पड़ा है भाई चुप हो जाना, जब मैं नोट लिखवा रहा हूं तब ना बोला कर जी। कॉस्ट मॉडल में ऐसा होता है, रिवैल्यूएशन मॉडल में पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस को खत्म करना पड़ता है। रिवैल्यूएशन मॉडल में पहले बोलो 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 बोलो, रिवैल्यूएशन सरप्लस को खत्म करना पड़ता है, फिर अगर कुछ बच गया तो उसे बोलो शाबाश, उसे प्रॉफिट और लॉस में लेकर जाना पड़ता है। लिख नहीं रहा, पहले लिखा हुआ है। अच्छा जी अगले क्वेश्चन पे आओ बच्चों, 45 पे। भाई अगले क्वेश्चन में इंपेयरमेंट लॉस आपने बताना है एज ऑन 31 दिसंबर, यानी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। कहता ऑन 1 जनवरी 2022 गामा लिमिटेड परचेज द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ 240 मिलियन। लाइफ कितनी है मेरे भाई? 5 साल। अच्छा अब बहुत तवज्जो से, अगर मैं आपसे कहूं मुझे बुक वैल्यू निकाल दें जी मुझे बुक वैल्यू निकाल दें जी, भाई 2 सालों की इकट्ठी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो ना, कॉस्ट कितनी है गुड्डू? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों सालों की इकट्ठी निकाल लो ना, डिवाइडेड बाय माइनस रेजिडुअल वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना जी? कितना आया? ये दूसरे साल के एंड पे आई ना। अब कहता जी द प्लांट वैल्यू इन यूज, कहता एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आर एस्टिमेटेड 113 और 108। भैया भैया बोलो शाबाश। हायर, हायर क्या है इन दोनों में से? रिकवरेबल अमाउंट कितनी जी? जी तो इंपेयरमेंट लॉस कितना? ओके बच्चों, दिस इज द जवाब। अब ये क्यों नहीं कर सकते थे बच्चे जी? क्लासेस जो छोड़ते हैं इसलिए जी मेरे भाई, ये पढ़ने जज़ाकल्लाह जी। बस अभी नहीं भाई, अभी का तेरा मूड है वैसे कसम से बड़ी जुगतें खाने का। चुप चुप हो जा, चुप हो जा। 43 पे आए मेरे भाई, 43 पे आए जल्दी शाबाश। कहता व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रिकवरेबल अमाउंट। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है? तकरीबन 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 आसपास जी। कहता कैरिंग वैल्यू ऑफ पौधा 30 जून 23 पे 26 मिलियन। कैरिंग अमाउंट उसने दी ना, कैरिंग अमाउंट उसने दी ना मेरे भाई 26। अब हमने वर्सेस क्या करना है? रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपैरिजन। वो क्या होती है बच्चों? हायर। देखा बच्चों रिवाइज हो रही है ना चीजें जी, हो ही ना जाए। फेयर वैल्यू लेस और बच्चों वैल्यू इन, मैं फॉर्मेट भी बना देता हूं। कहता जी फेयर वैल्यू जी प्लांट की 25 मिलियन,
कहता है डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी है जी, तो कितना हुआ ये, अच्छा जी। कहता जी प्लांट्स क्या कहता, कैश फ्लो जो है ना, कैश फ्लो क्या, अच्छा यार इसको ना सही होना चाहिए सवाल को, नेट कैश फ्लो कहना चाहिए इसे, ये सही नहीं है जी। कहता है फॉर द नेक्स्ट 5 साल, अब ये पास पेपर में आया हुआ है, फॉर द नेक्स्ट 5 साल एस्टिमेटेड 7 मिलियन पर एनम। ओके भैया मेरी बात सुनो, आपको एनविटी फैक्टर सिखाया था। कहता एक है प्री, ओए होए होए, एक है प्री टैक्स और एक क्या है बच्चों, तो पोस्ट टैक्स। ओके 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 भाई जी। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, एनविटी फैक्टर याद है आपको, 7 मिलियन जी, 12% ना माइनस, बोलो ओए 5 साल है ना, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट मतलब फटूरे यार, इस तरह ये जल्दी से बता दो जो भी आता है। एनविटी फैक्टर देख लेना ना, क्या फॉर्मूला है इसका, घर जाके तसल्ली से जल्दी से मुझे बता दो। मैं तो इधर लिखने लगा हूं मल्टीप्लाई बाय एनविटी फैक्टर, एलो भाई, हर किसी ने अपना अपना वो तरीका होता है जी। कितना 20, तकरीबन 23, 22.5 को फिर देख लेते हैं ना। अगर इधर मैं 23 लिखूं तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस कितना आएगा, ये हायर है ना, इनमें से ये हायर है, तो फिर आएगा मेरा ख्याल 3 का। देखिए ऑप्शन है ये वाला, है ना बेटा, क्यों नहीं है, ओ ठीक है। अच्छा रिकवरेबल अमाउंट पूछी है, तो फिर 23 मिलियन आ गई बच्चों, फिर 23 आ गई ना, फिर 23 आ गई, ठीक है। अच्छा अभी भाई बोले सर वो ये सबसे डिफरेंट है इसलिए इसको लगा दें टिक, जी मेरे भाई। और भाई समझ आई है, रिकवरेबल अमाउंट बतानी है आपने, आगे जी बस कंफ्यूज करने के लिए ना, कंफ्यूज करने के लिए। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू डिटरमिन बोथ एसेट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड इट्स वैल्यू। जी बताइए, जिसने थ्योरी पढ़ी है ना हमारे साथ 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 हमने पढ़ी थी थ्योरी, याद है आपको इस चैप्टर की, क्या दोनों, तुम छुट्टियों पे थे बेटा जी, बताएं भाई, दोनों दोनों फाइंड करना जरूरी है, एक भी हो तो भैया उसी को फिर रिकवरेबल अमाउंट कंसीडर कर लेंगे। एंटिटी शैल एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट एट ईच, ना 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 भाई, जब क्या हो बच्चों, इंडिकेटर। ये तो आपको थ्योरी में बातें उर्दू में लिखवाई भी, अगर आप चैप्टर इंशाल्लाह रिवाइज कर लेंगे ना इंशाल्लाह घर जाके। माशा, ईच की वजह से गलत हो गया ना भाई, याद रखना रिवैल्यूएशन। मैं आइए 16 पे आता हूं, रिवैल्यूएशन तब करनी है बच्चों, बोलो जब सादा बात करूं, सादा, जब मटेरियल चेंज हो, और जब मटेरियल चेंज हो, अगर हर साल ही मटेरियल चेंज है, अगर कुछ इस तरह के एसेट्स हैं तो कर दो हर साल, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जिधर मटेरियल चेंज ना हो फिर कंपनी पॉलिसी देखी जाती है 3 या 5 साल, हर साल वाली बात गलत है। इंपेयरमेंट भी बच्चों देखो, अगर इंडिकेटर्स हैं तो करनी है, और समझे हैं जी कॉस्ट अगर ज्यादा हो, लेकिन इधर आप वो सवाल उसका ये एट ईच जी, वो तो जब करेंगे बच्चों तब बातें हैं ना, कॉस्ट कम है या ज्यादा है जी, नन इज करेक्ट भाई। बस भाई वापस टाइम थोड़ा है, बस बच्चों बस तबसरा ना करें, बस करें, बस इधर। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरनल सोर्सेज ऑफ असेसिंग वेदर देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। इंटरनल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ क्या बच्चों, आप जाएं
इस चैप्टर में ना उसने बड़ी दफा इंटरनल और एक्सटर्नल की बातें पूछी हैं। आप जल्दी, हाँ जी, आप जल्दी से इंटरनल एक्सटर्नल एक नजर पढ़ लें जल्दी से। मार्केट इंटरेस्ट रेट, फिजिकल ऑब्सोलेंस, मार्केट में चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इंटरनल एक्सटर्नल। भाई पढ़ लिया इधर जी। अच्छा भाई बस वापस, गुड्डू गुड्डू आकिब के साथ वाले भाई खामोश खामोश, शाबाश। कहता जी इधर जी, इधर कहता इंटरनल आपने बतानी है चीजें, इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंपेयरमेंट। ना करो ना, ये कौन है टुक 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 कर रहा है, क्या तकलीफ है जी। एन एक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन द एसेट्स मार्केट वैल्यू। यार ये मार्केट वैल्यू, ये तो एक्सटर्नल है। कहता जी एन, यार ये क्लास में कर रहा है टुक टुक के बाहर है जी। अगर कोई क्लास में तो ना करो यार, डिस्टर्बेंस हो रही है, ना करो। कहता एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। भाई इंटरेस्ट रेट, ये तो मार्केट की देखो ना, ये तो सेंट्रल बैंक किस तरह की बातें होती है ना, हम बाहर के मसले। एविडेंस दैट एसेट इज डैमेज, यस। एविडेंस दैट एंटिटीज परफॉर्मेंस इज बुरी देन एक्सपेक्टेड, यस। ये इंटरनल है। क्या है बच्चों? लें सर, ये भी पास पेपर का सवाल है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इंपेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सवाल गौर से, पहले इसने रिकवरेबल अमाउंट पूछी थी, अब उसने क्या पूछा है? इसका मतलब है जी कैरिंग अमाउंट। ये सोल्यूशन कौन सा क्वेश्चन है? ये 40, सोल्यूशन 40 का जी, कैरिंग अमाउंट जी। फिर आपने इसका कंपैरिजन करना है रिकवरेबल अमाउंट के साथ, और वो क्या होती है बच्चों जी? भैया इधर आएगा जी, बोलो शाबाश। फेयर वैल्यू लेस, ये 2 नंबर का सवाल होगा ये वाला, ये जो आया ना 2 नंबर का है जी। वैल्यू इन, कहता जी प्लांट की कैरिंग वैल्यू। अच्छा फाइंड किस दिन करनी है ये भी तो पता हो ना, 31 दिसंबर 21 पे। कहता जी कैरिंग अमाउंट है 3.3 एलओ जी। उसने तो बिल, अच्छा कभी कभी चकमा देता है, कभी कभी साल की शुरू वाली दे के ना जी सज्जी दिखा के खब्बी मार। अब याद है, पता है आपको, मिसाल देते होते थे मेरे भाई, साल के एंड पे कैरिंग अमाउंट चाहिए हमें, लेकिन उसने कब की दी है भाई कैरिंग अमाउंट? उसने कब की कैरिंग अमाउंट दी है? साल के शुरू की। तो फिर 1 साल मजीद एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे। लेकिन बाहर इधर तो मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है। डन मेरे भाई? लें जी, इधर आए जी। कहता इट्स फेयर वैल्यू इज ₹2.4 मिलियन एंड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी है बच्चों? ले सर, ये बड़ा बेहतरीन सीन हो गया जी। और कहता जी ये आ गई भैया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी आई? माइनस कितनी आई? 2 पॉइंट। वैल्यू इन यूज सर। कहता जी कैश फ्लोज फ्रॉम द प्लांट फॉर द नेक्स्ट 4 साल, नेक्स्ट 4 साल। कहता 0.7 मिलियन पर एनम। और एक और बात भी बता रहा है, कहता जब एसेट डिस्पोज होगा ना, वो तो चौथे साल के एंड पे। कहता 0.6 मिलियन। अब इधर मसला आना है, अब इधर मसला आना है। ये सेल प्रोसीड्स है, ये लास्ट ईयर के एंड पे लेना है। और बाकी असल में अब एन्युटी फैक्टर जब लगाएंगे ना, तो इस पे फिर डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। इधर देखें, अब बच्चों को क्या पता अब डिस्काउंटिंग क्या होती है जी? पता है आपको? ओ छो यार, कि हम कट्टा पास है। मैं आप दोनों तरह करके दिखा रहा हूं आपको। इधर देखो, एक है जी नेट कैश फ्लोज। क्या है बच्चों? 0.7, 0.7, 0.7, 0.7। फिर है बच्चों, फिर है जी सेल प्रोसीड्स। वो कितनी है जी? आप टोटल कैश फ्लोज बता दो, टोटल नेट कैश फ्लोज जी। मैं इसलिए कहता हूं यार पूरा फॉर्मेटिव बनाओ। चलो अच्छा, बहरहाल अब मुझे बताओ डिस्काउंट फैक्टर कितना है? 10%।
जल्दी से बताओ भाई। 0 पॉइंट, आगे भी 0 लगा दें या 1 लगाएं? नहीं 1 कर नहीं दें, जवाब बताओ उधर क्या आ रहा है कैलकुलेटर पे हैं। आगे जी आगे 82, आगे हाँ 1 बस, आगे 6830। अच्छा जी बताएं नहीं जवाब। नहीं नहीं लेदा लेदा बाहर 2.6 आ रहा है, सारों को ऐड करके 2.6 2 पॉइंट। अच्छा बच्चों, अच्छा मेरी बात सुनो, अगर उसने ना सेल प्रोसीड भी दी हो, फिर कोशिश करके इसी तरह ही सॉल्व कर लेना, में गलतियां करोगे। जिसकी ग्रिप आगे सुन लेना, जिसकी ग्रिप अच्छी है एनविटी पे डिस्काउंटिंग पे, तो वो फिर इसकी एनविटी फैक्टर लगा दे 0.7 पे, इसको डिस्काउंट कर ले फिर। अब वो क्या सर आप कह रहे हैं जी? जी मेरे भाई बताएं जी इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने इल्हामी बात अभी की है ना, इल्हामी बात जो की है, मैं ये कह रहा हूं नहीं FA2 नहीं, ये क्या उसका नाम है, असल में MFA में पढ़ोगे आप, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक चैप्टर आएगा लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, उसमें। अच्छा जी आपने फाइनेंसिंग में भी पढ़ा हुआ है बेटा, QM के अंदर भी। अच्छा बहरहाल ठीक है, इस पे एनविटी फैक्टर लगा देते आप, इसको डिस्काउंट कर लेते, बहरहाल छोड़ो अब। 0.7 जवाब है जी, कितना? आगे कहता विच ऑफ द फॉलोइंग, भाई ना करो बातें, इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो, क्या हो गया जी? कहता विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एक्सटर्नल इंडिकेटर दैट एन एसेट ऑफ एन एंटिटी, उससे अपनी पूरी, क्या उसका नाम, पूरे दिन का वो मेरा ख्याल है पूछ रहे हो, और सुना यार ठीक है, तबीयत ठीक है, क्लास हो रही है भाई, और तबीयत से खाना शाना खाया तूने? भाई थोड़ा आराम से, बाकी बच्चे भी क्लास में बैठे हैं, गुफ्तगू करनी हो इतनी मुबहम आवाज में करते हैं कि दूसरे को पता भी ना चले, वो दूसरा डिस्टर्ब ना हो जी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एक्सटर्नल इंडिकेटर दैट एन एसेट ऑफ एन एंटिटी मे बी इंपेयर्ड, एक्सटर्नल बताना है। इंक्रीज इन सेंट्रल बैंक डिस्काउंट, डिक्लाइन इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, फिजिकल ऑब्सिलेंस, फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग। या बच्चों ये तो है ही नहीं ना, ये तो है ही नहीं फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग, इसको तो ये तो इंडिकेटर है ही नहीं, ये कहां से आ गया? ओके और भाई ये आखिरी वाला तो ना इंटरनल इंडिकेटर है ना ही एक्सटर्नल है, और समझे हो सर कहीं पढ़ा था, तो जो पढ़ा हो वो इधर ले लेते हैं सारा। भाई कहीं पढ़ा था, किधर पढ़ा था? जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, जब आप कैलकुलेशन करोगे कैश इनफ्लो आउटफ्लो, तो इससे नहीं लेना फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग को। बात समझ आई? जी जी बोले। इंडिकेटर नहीं है, यही तो बता रहा हूं, कहां से इंडिकेटर है? ये लिखा हुआ है कि इसको इंक्लूड नहीं करना कैलकुलेशन में। अच्छा लिखा हुआ है तो ठीक है, ये लो। बहरहाल एक्सटर्नल जवाब इसका यही है जी, वुड बी एन, एक जवाब बताना है मुझे, यही है जी, एक जवाब बताना है बच्चों, वो यही है। एन का लफ्ज है ना, तो बहरहाल मोस्ट अप्रोप्रिएट यही अल्फा लिखा हुआ है फ्यूचर टू विच, अच्छा फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग जो विच फ्यूचर, ये नहीं एक्सटर्नल नहीं है, बाहर इंटरनल में बच्चे कह रहे हैं इंटरनल में लिखा हुआ है, ठीक है जी लिखा हुआ है, एक्सटर्नल नहीं है, ठीक है जी, ठीक है शाबाश। When an impairment review is carried out, impairment test is measured at, जी जल्दी 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 चारों में से, भाई ये दोनों इसी के अंदर कवर हो जाएंगी जी। अगला सवाल कहता जी इम्पेयरमेंट लॉस आपने मुझे बताना है बच्चों, ये कर लोगे? 31 दिसंबर पे कैरिंग अमाउंट उसने खुद आपको दी, फेयर वैल्यू है जी 9 लाख रुपया, डिस्पोजल ये, तो इसका मतलब फेयर वैल्यू 8.5 लाख हो जाएगी ना। प्लांट कहता वुड कॉस्ट 2.5 मिलियन, न्यू प्लांट, इसको तो इग्नोर करो ना, हमने न्यू प्लांट का क्या करना है? कैश फ्लो फ्रॉम द प्लांट फॉर द नेक्स्ट 4 साल कितने बच्चों? 3,50,000 पर एनम। बड़ी फैक्टर लगा देना ना इस पे, कर लोगे भाई? कर लोगे ना कि करवा दूं? ये कर लोगे बच्चों? ये रह ना जाए, ये 2 नंबर का मेरा ख्याल आया हुआ है स्प्रिंग 20 में,
जी वे 14 फॉलोइंग फ्यूचर, अब भाई कह रहे हैं करवा दें, करके आना कल इंशाल्लाह, ना हुआ तो फिर पूछ लेना, ठीक है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर कैश फ्लोज शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। बच्चों जल्दी जाओ इंक्लूड और एक्सक्लूड वाले टेबल, मुझे पता है, जल्दी से इंक्लूड एक्सक्लूड वाले टेबल में जाओ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी, शाबाश जल्दी करो भाई। इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं लेते, टैक्स पेमेंट्स नहीं लेते। हाँ जी, इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा बहुत तवज्जो से, वो जो एग्जिस्टिंग सेल नहीं होती, वो जो आपने सेल कर दी, आपने सेल कर दी, फ्यूचर में पैसे अभी आने हैं, ये तो सारे एस्टिमेट ही है ना, वो पैसे एक्चुअल में आ गए हैं, अब दोबारा कैश इनफ्लो नहीं लेना भाई, बात समझे हैं। इसके अलावा बच्चों आपने परचेजेस कर ली, आपने वो एस्टिमेट वाली जो वर्किंग की होगी बच्चों, इसके अंदर पेमेंट्स लिख दी होगी ना, आप तो एस्टिमेट लगा रहे हो आज खड़े होके, तो भैया वो जो फ्यूचर में एक्चुअली आपने पेमेंट कर दी उसको इंक्लूड नहीं करना। हाँ, जो आपने नॉर्मल जो चीजें बेचनी है कल को, उसका इनफ्लो आउटफ्लो तो आपने लिया होगा ना नॉर्मल, यानी आपने कहा जी कल को मेरी इन्वेंट्री इतने की बिक जाएगी, ये तो एस्टिमेट आपने लिया होगा ना, इतने के मैं खर्चे करूंगा, ये तो आपने लिया होगा ना इनफ्लो आउटफ्लो के तौर पे, भाई बात समझे हैं। लेकिन जिसको एक दफा वर्किंग में ले लिया, अब दोबारा उसको नहीं लेना, भाई बात समझे हैं जी। ये मुझे जल्दी से बता दें अब जवाब इसका। अब कुछ बच्चे ना चार्ली पे आके ना कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे बताएं, अभी मैंने इसीलिए बातें की हैं ये वाली, चार्ली क्यों सही नहीं है। सेल ऑफ कैश फ्लोज, सेल ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेंट्री प्रोड्यूस्ड बाय द एसेट। बताओ बच्चों, इसको देखो, ये वो वाले कैश फ्लो है बच्चों, ये वो वाले कैश फ्लोज हैं जो आज खड़े होके आपने अंदाजा लगाया होगा कि जब हम चीजों को, ये नॉर्मल कैश इनफ्लोज हैं जो आज खड़े होके अंदाजा लगाया, जो नहीं लेने उसके साथ एग्जिस्टिंग का लफ्ज लिखा होगा, सही है मेरे भाई, उसके साथ लफ्ज लिखा होगा एग्जिस्टिंग का, यानी हमने अगर इसके साथ लफ्ज लिखा होता ना, जो हमने चीजें जिनका एस्टिमेट हमने पहले ले लिया, उससे रिलेटेड इन्वेंट्री जो है एक्चुअल में हमने अब बेची और पैसे आ गए, आपने कहा ना तो ऑलरेडी हमने ले लिया ना, वही बात समझ आई है। ये पहले भी मेरा ख्याल है मैंने एक दफा काफी इस पे ना जोर दिया था, इस पॉइंट पे याद है बच्चों जी। तो इसमें जवाब क्या है बच्चों, इनकम टैक्स पेमेंट्स, सही है जी, इसमें जवाब क्या है बच्चों, इनकम टैक्स पेमेंट्स। इधर आए जल्दी से, इसका जवाब बता दें, इसका 35 का एक्सटर्नल मार्केट वैल्यू का इंक्रीज डिक्रीज, यस, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है जी। अब ये पास पेपर की चीजें हैं, इसलिए ना आप देखो इतनी मुश्किल नहीं है अगर आपने चीजें साथ साथ पढ़ी हैं। अंडर IAS 36 इफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, फिर क्या करें जी, रोना पीटना शुरू कर दें, क्या करें फिर। कहता वैल्यू इन यूज ही क्या है बच्चों, और बात समझे हो आगे जी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर कैश फ्लोज शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज, जी जल्दी बता दें शाबाश। कैश फ्लो ऑन मेंटेनिंग द एसेट्स परफॉर्मेंस, भाई ये तो आएंगे ना बच्चों, आपने वो एक्सपेंस माइनस नहीं करने, वो डेवो वाली बस की एग्जांपल दी तो थी। कैश फ्लो ऑन ओ हो एनहांसिंग एसेट, ये तो देखो ना, ये तो इररेलेवेंट बात होगी। कैश फ्लो फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज, हाँ भाई हाँ, अच्छा यार नन पूछा ना, नॉट पूछा ना, तो फिर ये है वो हो जा भाई। हाँ कहता जी कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजल, हाँ डिस्पोजल वो लिखते ना सेल प्रोसीड, भाई आप टेबल पढ़ रही हो ना, साथ साथ टेबल पढ़ रही हो ना, थोड़ा थोड़ा फायदा और है जी। व्हेन कैलकुलेटिंग द एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज विच ऑफ द फॉलोइंग कैश फ्लोज शुड नॉट बी इंक्लूडेड, जी बताएं नहीं शाबाश। कैश आउटफ्लो मेंटेनेंस, यस ये तो आएगा, अच्छा इसमें भी नॉट पूछा है, इसमें भी नॉट पूछा है जी। कैश फ्लो ये आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ इन, नहीं ठीक है, ऑफ इन्वेंट्री प्रोड्यूस, ये भी आएगा ना भाई, हमने इन्वेंट्री बेचनी है, ये जो आप कैश फ्लो का हिसाब किताब, मेरी बात सुन नहीं लो फिर, अब ये जो कैश फ्लो का हिसाब किताब लगा रहे हो, ये एक एस्टीमेट है, क्या है बच्चों, बेचेंगे तो इतने पैसे आएंगे,
इसको लेना है कि नहीं लेना, इनफ्लो के तौर पे लेना है? इतनी चीजें खरीदनी पड़ेंगी, आउटफ्लो के तौर पे लेना या नहीं, ये सारा फ्यूचर का एस्टिमेट है। जब इनसे रिलेटेड जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री आपने बेची, जो अभी पड़ी है, जो वाकया ही फ्यूचर में जाके, फ्यूचर में नहीं, उस दिन तो उसकी प्राइस बेची, मतलब उस दिन बेची ना आपने जाके, उससे जो पैसे आए, ये वाला एस्टिमेट तो, ये वाली अमाउंट तो आपने एस्टिमेटेड बेसिस पे पहले ही रिकॉर्ड की होगी, अब दोबारा नहीं लेनी। क्या मैं समझा पाया हूं इस वाले पॉइंट को चार्ली को? ये पहले भी बहुत डिटेल समझाया था, नोट भी लिखवाया था, इंशाल्लाह घर जाके तसल्ली से पढ़ेंगे, याद आ जाएगा। आइए बात समझ भाई। अगली, बेनिफिट्स ऑफ फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग। नहीं भाई, ये नहीं होता भैया। रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, इसका भी मैंने नोट लिखवाया था आपको, सही है ना, लिखा हुआ ना नोट जी। इसका मतलब है ये है जी जवाब। ओके, कहता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल फॉर एन एसेट कैन नॉट बी, ये तो रिपीट हुआ है शायद। देन रिकवरेबल अमाउंट इज इट्स, ये मेरे भाई, अच्छा अब ये लव सारे मिलते हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होना भैया आपने, ये तो रिपीट हुआ है शायद। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिटेड एज अ कॉस्ट टू सेल अंडर IAS 36। कॉस्ट टू सेल, ना 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 ना, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में 2-3 चीजें लिखी हैं, पढ़ो 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 जाके IAS 36 में, जल्दी करो बच्चों जल्दी। लीगल कॉस्ट बिल्कुल, और जी बाद में बेटा जी, क्या क्या, इधर इधर आओ ना, फिर इधर आओ, इधर शर्म कर बैठ जा इधर। ये क्या है वैसे, अब इतना बड़ा हो गया ये, देखो यार इसके हुदैफा, बहरहाल आपने, मैंने एक्सेप्ट किया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिटेड एज अ कॉस्ट टू सेल। अच्छा मेरे भाई, कॉस्ट, अच्छा आपने पढ़ लिया वो बातें यार, वो प्रोफेशनल फी हो गया, लीगल, सही है ना, ट्रांसफर फी, भाई कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल, वो एसेट को आपने इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड की थी, डिसमेंटलिंग कॉस्ट भाई जी, बताएं इसको क्या करना है भाई, ये तो मेरा ख्याल रेलिवेंट होगी ना, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ऑक्शनर्स फी, वो बोली नहीं लगवाते वो इस तरह जी, जी, अच्छा अच्छा भाई भाई ये भी रेलिवेंट है ना, प्रोफेशनल फी कहते हैं भाई इसे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फॉर मशीन, भाई ये तो आएगी ना भाई, ये जो स्टैंडर्ड वेजेस होती है ना, वो बात सुनो, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब है इस काम की वजह से ये कॉस्ट आई, और आप में से बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह कॉस्ट पढ़ रहे हैं, ऐसे ही है ना, तो आपने एक लफ्ज पढ़ा होगा, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं होती। स्टैंडर्ड का मतलब बस यही कॉस्ट है, चाहे ये ट्रांजैक्शन हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है, वो डिसीजन मेकिंग में इररेलेवेंट हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे भाई? बहरहाल बहरहाल जवाब इसका यही चार्ली है। क्या है जी, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, संक कॉस्ट भी कहते हैं जी। अंडर IAS 36 कहता जी व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन एसेट, कहता था है लोअर ऑफ कॉस्ट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कहां से आ गया? हायर ऑफ फेयर वैल्यू। हाँ, ये कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ना, हायर ऑफ फेयर वैल्यू, लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी कह देगा, लिखेगा हायर, अवैस भाई लिखेगा हायर, लेकिन इधर क्या कह देगा? NRV। भाई बात समझे हैं तो ध्यान से आंखें खोल के ऐसे जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल इंडिकेशन, जल्दी बता दो भाई। क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल, जल्दी बता दो बच्चों, ये तो आप खुद कर लोगे ना, अब ये तो कर लोगे ना। 26 when the recoverable amount of an asset is less than carrying amount, कहता जी in the financial statement, कहता जी then asset is, recoverable amount कम है जी, कहता in measuring value in use, in measuring the disc, भाई ये पानी तो डालिएगा प्लीज, ये पानी डालना है जी। कहता जी
द डिस्काउंट रेट यूज फॉर डिस्काउंटिंग द कैश फ्लो शुड बी, जल्दी से बताना है, प्री टैक्स rate that reflect the market assessment of time value of money and risk specific। जज़ाकल्लाह। ये डिस्काउंट रेट की जरा डेफिनेशन उधर जाके पढ़िएगा, वो हमने, चलो 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 जल्दी करो जाए, जज़ाकल्लाह। आइए 36 जल्दी करो जल्दी, वो डिब्बे में एंड पे जाके लिखी होगी, जल्दी करो जल्दी। उसमें दो चीजें होनी चाहिए, एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंपैक्ट और दूसरा रिस्क स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द एसेट। भाई ये वाला गलत है, ये कंपेटिटर कहां से आ गया, पोस्ट वाला इधर से गलत हो गया, प्री टैक्स इधर तक तो सही लग रहा है। एंटिटी असेसमेंट्स ऑफ टाइम, ओए होए होए, एंटिटी असेसमेंट नहीं होता बच्चों, मार्केट असेस। अच्छा देखा कैसे घुमाया उसने, कैसा उसने ना घुमाया बच्चों, इस वजह से गलत हो गया ना। मार्केट असेसमेंट पढ़ा पढ़ा आपने, क्या लिखा हुआ है लफ्ज, मार्केट असेसमेंट या एंटिटी असेसमेंट, लिखा हुआ है ना। अगला पढ़े 24, नॉट कंसिडर्ड वाइल कंप्यूटिंग वैल्यू, नॉट जी, ये डेल्टा ही लग रहा है मुझे तो, बाकी सब तो पढ़ लें, सारे हैं ना। प्राइस ऑफ बेरिंग द अनसर्टेनिटी, ये तो स्पेसिफिक जो रिस्क एसोसिएट होता है एसेट में, उसका रेट का इंपैक्ट आ जाता है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ठीक है, एक्सपेक्टेशन पॉसिबल वेरिएशन, ये भी आप उसके अंदर कवर कर लेते हैं, वो जो रेट निकालते हैं, तो भैया ये एस्टिमेटेड फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट जवाब है। वैल्यू इन यूज क्या होती है, जल्दी बता दें जी। द अनडिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू तो नहीं होता। आगे 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 आगे, फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एसेट एंड फ्रॉम डिस्पोजल एट द एंड ऑफ, तो इसमें और इसमें फर्क क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं भाई, फीचर, फीचर खड़े होके फीचर का एस्टिमेट लगाते हैं, तो चार्ली जवाब है भैया। भाई समझ रहे हो, आप देखो थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ी सी चेंज आने की वजह से जवाब सही या गलत हो रहे हैं जी। When should an impairment loss be recognized? Immediately, और की तो भाई कुछ 4 साल बाद करना है, और सही है ना। मैनेजमेंट डिस्क्रिशन, मैनेजमेंट की मर्जी, वो जी वाह। Which of the following is not covered by IAS 36? जल्दी बताओ जी बच्चों। इनटेंजिबल एसेट्स को इसने कवर किया है, और आपको बताया भी था, लेकिन मैंने साथ कह दिया था FAR 2 में पढ़ोगे जाके आप जी। भाई गुडविल जो होता है ना, ये आपका इनटेंजिबल एसेट है, सही है, ये कवर किया है इसने, ये देख लो जाके, जल्दी से स्कोप देखो जाके जी। वो पिछले सफे पे जाओ ना खट्टू। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल यस, फेयर वैल्यू मॉडल नहीं है, तो नॉट का लफ्ज है ना मादरत, तो ये होगा जवाब। इंटेंजिबल एसेट्स पे नॉर्म होता है जी। चार्ली है मेरे भाई, चार्ली। आप स्कोप चेक कर लो जाके इसका, शाबाश। Which of the following is covered by IAS 36? नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल नहीं, ये उसने नीचे लिखा भी है, आउटसाइड द स्कोप, मेरा ख्याल है लिखा हुआ है ना। इसके ऊपर मैंने बताया था IFRS 5 लगता है, ये मैंने बताया भी था शायद। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट कॉस्ट यस, फेयर वैल्यू पे नहीं होता बच्चों, फेयर वैल्यू पे तो फेयर वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है ना, अपडेट हो रही होती है। इन्वेंट्रीज नहीं बच्चों, इसके लिए अपना स्टैंडर्ड है जी। भाई इधर 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 इधर, इस वाले सवाल को देखें, दिखने में लग रहा है बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। क्या था जी सवाल क्या है, क्या था, एट व्हाट वैल्यू शुड द प्लांट अपेयर इन मैट्रिक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 मार्च 2014? किस अमाउंट पे आना है जी इसने, भैया कैरिंग अमाउंट और वर्सेस रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कितनी जी, अच्छा याद रखना कैरिंग अमाउंट 31 मार्च 2014 वाली है उसने। क्या था जी, एक आइटम है पीपी की, कैरिंग अमाउंट 248 मिलियन है ऑन 1 अप्रैल 2013। क्या करें अब, एक साल मजीद डेप्रीशिएट करें, एक साल क्या करें बच्चों,
जी आपके पास है जी 1 अप्रैल 2013 पे ये डेट, ये क्या आ गया बच्चों डिस्क्रिप्शन, और क्या आया बच्चों बोलो शाबाश, एसेट का नाम क्या है जी, कोई एसेट का नाम बताओ ना, बुक वैल्यू कितनी है भाई इधर जी 30 मार्च 14 जी मेरे चांद, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताओ जी 248 बुक वैल्यू है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, देख लेना आगे। हाँ जी कितना जी 31 जी कितना 217 ले सर जी, ये आ गई बुक वैल्यू 1 अप्रैल 13 31 मार्च। ओके सर, अब आप इधर आए, कहता है द प्लांट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कहता जी सफरिंग अ स्लो डिक्लाइन इन सेल्स, एस्टिमेटेड दैट प्लांट विल बी रिटायर्ड, रिटायर हो जाएगा फ्रॉम एक्टिव यूज 31 मार्च 17, यानी कितने साल के बाद, 15 16 17 3 साल के बाद। अच्छा अब मेरी बात सुने, ये नेट कैश फ्लोज है, और मजे की बात होता क्या है, डिस्काउंट फैक्टर नहीं, उसने खुद ही आपको ये निकाल के दे दी, सही है 214.6। कहता जी मैट्रिक हैड एन ऑफर फ्रॉम अ राइवल, कंपेटिटर को कहते हैं, टू परचेज द प्लांट फॉर कितने का, 200 मिलियन का, इन दोनों में से हायर क्या है, ये मेरा ख्याल हायर है। और भाई बात समझ आई, तो उसने क्या कहा था, प्लांट आपका किस अमाउंट में किताबों पे आएगा, तो भैया आप इधर ना जब रिकवरेबल अमाउंट लिखोगे वो कौन सी लिखोगे बताओ, इस पे ही आएगा ना, सही है बच्चों। अगर लॉस कहता है तो वो फिर 2.4 का शायद आता, क्या ख्याल है जी, ओ भाई समझे हो, ये जवाब है जी, डन मेरे भाई। अच्छा दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा था लेकिन है नहीं इतना। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये भी दिखने में बहुत औखा लग रहा है, जान नहीं है इस क्वेश्चन में, इधर देखें, कहता व्हाट अमाउंट वुड बी चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस फॉर इंपेयरमेंट, कहता करंट कॉस्ट ऑफ, इधर से पढ़ता हूं मैं, कहता जी डिस्काउंट फैक्टर 10% है, इस लाइन को असल में समझाना है, तो बाकी तो आपको समझ आई गई है। कहता जी करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है एंड अ 5 ईयर एन्युटी, 5 ईयर एन्युटी, कहता हमने ना इस डिस्काउंट फैक्टर को इस्तेमाल करते हुए क्या किया, एन्युटी फैक्टर लगाया, कहता ऑफ ₹1, कहता और प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या आई 3, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब डिस्काउंट फैक्टर जो आया ना हमारे पास, कहना चाह रहा है, कहता हमने क्या किया इधर 1 कंसीडर किया, एन्युटी फैक्टर इसी को कहते हैं, कहता जी ये हमने किया 1.10, ठीक है भैया, इधर है जी 5, इधर क्या है बच्चों 5, और भाई इधर 0. ये कहता जो जवाब आया ना एन्युटी फैक्टर का वो ये आया 3.79, ये कह रहा है वो, सही है बच्चों, आप करके देख लो, यही एन्युटी फैक्टर आएगा 3.79, एन्युटी फैक्टर में इसे हमेशा 1 रखते होते हैं, सही है, और सही है अगर आप 1 की जगह कोई और अमाउंट रखते ना तो फिर आपके पास डायरेक्ट जवाब आ जाता है, क्या आता है, क्यूएम में उस्तादों ने आपको ये बात बताई होगी मेरे चांद, सही है ना, ये इधर जो 1 रखते हैं तो ये एन्युटी फैक्टर का जवाब आएगा मेरे भाई, ये एन्युटी फैक्टर है, अगर इधर 1 की जगह मैं अमाउंट रख लूं तो मेरे पास अमाउंट का जवाब आ जाएगा। उसने क्या किया, उसने ये कहा, कहता मैंने 1 रखा और ये फैक्टर निकाला जिसका जवाब 3.79 है, बच्चे कहते लै भाई यही हमारा क्या है जी वैल्यू इन यूज है, और न खटुओ इधर देखें, कहता जी आरएल एक्वायर्ड नॉन करंट एसेट 1 अक्टूबर 2019 पर, कब बच्चों, एट अ कॉस्ट ऑफ 100 मिलियन, 10 साल यूजफुल लाइफ है। अब मेरे भाई मुझे बता दें जरा, कैरिंग अमाउंट अगर आपने निकालनी है तो कैसे आएगी, 100 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय साल 10 हैं, कितने साल गुजरे, 2020 सितंबर 1, सितंबर 21 2, सितंबर 22 3, सितंबर 23 4 और सितंबर 24 5, तो मेरे भाई 50 आपकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बची हुई अमाउंट कितनी है 50 है, कैरिंग अमाउंट 50 है। अच्छा कहता एट दैट डेट एसेट वाज डैमेज एंड इंपेयरमेंट रिव्यू वाज परफॉर्म्ड ऑन 30 सितंबर 2024, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है जी 30 मिलियन, ठीक है सर, कैरिंग अमाउंट 50 थी, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 30 है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज 8.5 पर एनम है, अगले कितने साल
तो भाई वैल्यू इन यूज अगर आपने निकालनी है वो कैसे आएगी? 3.79 डिस्काउंट फैक्टर है, मल्टीप्लाई कर दो ₹8.5 से, ये आपके पास जवाब आ जाएगा। ये कितना आता है जी? 32.15। चलो जितना भी है। और भाई बात समझ आई है? आइए बात समझ। कैश फ्लो एक साल से मल्टीप्लाई या डायरेक्ट मल्टीप्लाई बेशक इधर कर देते या 8 पॉइंट समथिंग इधर ही कर देते तो यही जवाब डायरेक्ट आना था 32 पॉइंट। तो 30 ज्यादा या ये ज्यादा? ये ज्यादा। तो इंपेयरमेंट लॉस कितना आया जी? 50 माइनस ये कर दें, इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। आ जाएगा बच्चों? और आ जाएगा। अब ये खुद कर लोगे, ये रिकवरेबल अमाउंट वाला, इसमें तो कुछ भी नहीं है, कर लोगे ये वाला। हाँ ये जरा देखो जरा 16 वाला, व्हाट इज द टोटल इंपेयरमेंट लॉस, ये देखो। अब मेरी बात सुन लो पहले, ये 4 एसेट्स हैं, कितने हैं? अच्छा जी इधर देखो, ये मैं ना अब तरीका देखो, तरीका देखो, तरीका देखो भाई, तरीका देखो। ये एक डिब्बा, ये डिब्बा, ये डिब्बे में डिब्बा जी। ओके मेरे भाई, और सही है। अब इन दोनों में से हायर देखो क्या है, ये मैं हाईलाइट करता जाता हूं। और भाई देखो ना, आसान हो गया ना काम। लो आप देखो, आप कंपैरिजन कर लो। एलो एम खपते रहते हो आप लोग इतना जी। यार ये भी खोल के दो इसको, तो खत्म हो गया उसका, आरे लगा हुआ जी। अच्छा जी। अच्छा अब मेरे भाई इधर देखो, इधर देखो। अब कैरिंग अमाउंट है मेरे भाई ये 240। वो सही है, चुप होके बैठा, काम हो रहा है ना इधर, वो बोलता रहता है, बोलता रहता है। अच्छा ये है 240, ये कितना है? 240 कितना है बच्चों? 240। मेरे भाई रिकवरेबल अमाउंट 180, तो लॉस कितने का? लें जी। अब मेरे भाई इधर देखो, ओ नो 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 नो, इधर जी, नो 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 नो, कैरिंग अमाउंट कम है ना, रिकवरेबल जी। हाँ ये 60 के साथ कंपैरिजन ना, ऐड कर दो दोनों को बच्चों। आया मजा फिर जी? ज्यादा भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, कुछ और चलो जी। व्हाट, अच्छा ये खुद कर लोगे, ये खुद कर लोगे, ये खुद कर लोगे जी। कहता व्हाट इज द टोटल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, व्हाट इज द टोटल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। अच्छा भाई बात सुनो, कहता कैरिंग अमाउंट एसेट की 3 मिलियन है, कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ 2.7 मिलियन, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल होगी। प्रेजेंट वैल्यू यार उसने सारा कुछ तो खुद दिया है 2.6। हाँ एक बात कह रहा है, कहता एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये जो है ना 2.7 मिलियन। अब ये बच्चों से ये सॉल्व नहीं होता, और चांद इधर मिलियन में डेटा, इधर 50,000 में, क्या करेंगे? 27 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो 26.5 मिलियन आएगा। ओके बच्चों, अब इन दोनों में से ये हायर है? अच्छा जी ये लो भाई, अब इन दोनों में से हायर ये है, ठीक है जी। तो उसने पूछा क्या इंपेयरमेंट लॉस, तो भैया 3 मिलियन में से 2.65 क्या कर दें चेयरमैन? माइनस कर दें, क्या कर दें? माइनस कर दें, क्या कर दें भैया? तो 3 कितना आएगा भाई? 3,50,000 आ जाएगा भैया। अच्छा ये एक्सटर्नल इंडिकेटर अब आप देख लेंगे ना खुद, ये तो बार बार वही रेपिटेशन है, ये आप खुद कर लेंगे, कोई नई चीज नहीं है। रिकवरेबल अमाउंट आपको पता है जी, ये 10 वाला देख लें एक दफा। क्या था जी? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, एन इम्पेयरमेंट रिव्यू मस्ट बी कैरिड आउट एनुअली ऑन ऑल इंटेंजिबल एसेट्स। नहीं भाई, अब मेरी बात, दो बातें सुन लें, दो बातें करनी है, ये बात समझाने वाली है, ये बात समझाने वाली है। ऐसे नहीं कि जिसको दिल करता है मैं समझाने लग पड़ता हूं, दिल करता नहीं समझाता भाई। ये ना सारी चीजें देख के बंदा आ रहा होता है, कैलकुलेशन पिछले सालों की भी इसके कि भाई ये चीज समझानी चाहिए, नहीं समझानी चाहिए, ये समझाने वाला पॉइंट है, समझें भाई। पहली बात तो ये है, इनटेंजिबल एसेट्स जो हैं, पहली बात, अगर जनरल रूल, अगर कोई इंडिकेशन है तो आपने इंपेयरमेंट करनी है, पहली बात। एक बात मजीद किताब के अंदर लिखी हुई है जी, स्टैंडर्ड के अंदर लिखी है जी, वो आपसे पहले भी शायद डिस्कस की है भाई। अगर एक एसेट ऐसा है जिसकी लाइफ जो है ना वो बच्चों इनडेफिनेट है, क्या है बच्चों? कोई भी एसेट ऐसा है बच्चों
याद रखना, उसको ना फिर आपने एनुअली टेस्ट करना होता है। क्या करना होता है? ये बात कहीं ना कहीं पढ़ी थी हमने, ये बात लिखी भी हुई है मेरा ख्याल है हमने कहीं, ये लिखवाया भी था। मुझे सफा नंबर बताना। ये है भाई 318 पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 निशानी लगा लो, ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है। पेज नंबर 313, पेज नंबर ये होता है फायदा लेक्चर लेने का, कोई 2-3 नंबर का सवाल भी थ्योरेटिकल आ सकता है। लेक्चर ना छोड़ा करें, दोस्तों को बताएं जाके टॉपिक का नाम क्या है। भाई इससे मार पड़ेगी आपको जी। अच्छा जी मेरे भाई, पेज नंबर नई किताब का, हमारी वॉल्यूम 1 का सफा नंबर 313 पॉइंट नंबर 318 और सफा नंबर 318 सॉरी पॉइंट नंबर 4। बच्चों ये पढ़ लेना, ये बात गलत है, ये बात गलत है। इसको लिंक करके पढ़ना है किसके साथ बच्चों? किसके साथ? वो जो होता है ना जिसकी लाइफ इनडेफिनेट होती है उसके साथ। इफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ एन एसेट एक्सीड करती है कैरिंग अमाउंट से, तो भैया देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट अ वैल्यू। तो सही बात है, वही फिर हमारी रिकवरेबल अमाउंट है। क्या हो गया फिर? सही है। क्या था? इंपेयरमेंट इज चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस अनलेस इट रिवर्स, ये बात सही करने लगा है, अनलेस इट रिवर्स अ गेन दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन इक्विटी। कहता इन विच केस इट इज ऑफसेट अगेंस्ट द, ये बात सही कह रहा है। कहता अगर सरप्लस पड़ा और लॉस आया, पहले इसको रिवर्स करो। ये रिवैल्यूएशन मॉडल की बात कर रहे हैं। अब आपको शायद वो भी समझ आ गया, वो ऑलवेज वाला मैंने क्यों गलत करवाया था जी। अब बताओ जवाब 2 और 3। ये पढ़ लेना बच्चों, IAS 36 का स्कोप पढ़ लेना। इन्वेंट्रीज पे इसने नहीं अप्लाई होना, फाइनेंशियल एसेट्स पे, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एसेट्स पे अप्लाई नहीं होता। इसके लिए स्टैंडर्ड है फाइनेंशियल एसेट के लिए IFRS 9, ये भी बताया था। FAR 2 में थोड़ा सा पढ़ोगे, लेकिन उस पे भी इंपेयरमेंट होती है, वो एडवांस रिपोर्टिंग में इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। एसेट इंशाल्लाह एसेट हेल्ड फॉर रीसेल नहीं भाई, ये जवाब है जी। ये तो वैल्यू इन यूज आपको मुझसे ज्यादा पता है क्या होती है। एसेट कब इंपेयर होता है ये बताने वाली बात नहीं है। हाँ, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट, मानता हूं जी। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू डिस्पोजल, ये भी मानता हूं। एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट एंड, ये मेरा ख्याल इधर से सही लग रहा है मुझे। प्लस 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 नहीं होता, एक्सक्लूडिंग। सही है भाई, ये आप खुद देख लीजिएगा जी। नॉट एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट, खुद देख लीजिएगा। ये इंपेयरमेंट लॉस, इसमें कोई अहम बात नहीं है इतनी। ये कैरिंग अमाउंट उसने खुद दी है बच्चों, ये सारी बातें उसने खुद बताई हैं इधर, ये आप कर लेंगे इंशाल्लाह। ये भी ये सीधी सीधी बातें हैं। अच्छा यार, लियाकत इंडस्ट्रीज वाला 5-7 मिनट में समझा देना मैं। अच्छा लियाकत इंडस्ट्री, भाई बात तो सुन लो भाई, सुन लो ना बात। अच्छा 7-8 मिनट में लियाकत इंडस्ट्रीज वाले की डिस्कशन कर देनी है मैंने। वो पॉइंट समझा देता हूं ना जो मसले वाले है। अच्छा बात सुनो ना, बात सुनो। लियाकत इंडस्ट्रीज में जान है ना यार, उसमें पता वो रोला क्या है, उसमें ना वो बच्चों 2 उसूल बताने हैं उसमें ना टी काउंट में बच्चों का मसला आता है, मुझे पता है। चलें ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, अगली एक्स्ट्रा क्लास में कर लेंगे फिर। ठीक है, ओके अल्लाह। अच्छा 1 मिनट बात सुनो भाई। अच्छा फिर 4-5 मिनट कुछ और करवा लेने दो। अच्छा ठीक है यार, अल्लाह हाफिज।